से ऑन कर दिया। नमस्कार। तो लेक्चर 5 में आप सभी का स्वागत है। और आप लोग पढ़ रहे थे इकोलॉजी, और इकोलॉजी में हम लोगों ने बहुत सारे टर्म को समझा था, काफ़ी कंसेप्ट को समझा था। और आज का जो वीडियो है वो काफ़ी कंसेप्चुअल है, जो आप लोगों को समझना है। और एग्जाम में आपका इकोलॉजी से चूंकि क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग के लिए इकोलॉजी का जितना जल्दी हो सके सेक्शन को आप लोग को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसके साथ साथ देखते हैं तो और कितना जल्दी जल्दी आप लोग का इकोलॉजी खत्म हो सकता है, कोशिश करते हैं, ठीक है। और आप लोग कोशिश करिए कंसेप्ट को समझने का। तो जैसा कि आज का टॉपिक है वो है आपका पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, यानी कि समष्टि पारस्परिक अंतरक्रियाएं। ये होता क्या है? तो हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर कोई भी जीव अकेले निवास नहीं करता है। मतलब यह है कि उसको किसी न किसी एक जीव या जाति की आवश्यकता होती है। किस लिए? तो अपना भोजन को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। मतलब समझ में आया कि कोई भी जीव अकेले निवास नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको किसी न किसी जीव और जाति की आवश्यकता पड़ती है। किस लिए? भोजन को प्राप्त करने के लिए। यहाँ तक कि स्वपोषी जो जीव होते हैं, स्वपोषी जीव का मतलब क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कर सकते हैं। तो वो भी अन्य पर आश्रित रहते हैं। जैसे मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने व प्राप्त अकार्बनिक पदार्थ के अवशोषण के लिए मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों की पादपों को भी आवश्यकता होती है। यानी कि जो कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि जो नाइट्रोजन यानी कि जो नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में जो पेड़ पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो नाइट्रोजन को उस फॉर्म में तोड़ने के लिए क्या चाहिए? तो उसमें सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं जो खनिज पदार्थ यानी कि जो अकार्बनिक पदार्थ पादपों को चाहिए, उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए? सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है। जबकि पादप क्या हैं? तो ये स्वपोषी होते हैं, ठीक है। जैसे कि पुष्पों को अपने परागण करने के लिए, किस लिए? परागण हेतु अन्य जंतुओं पर निर्भर होना पड़ता है पोलिनेशन के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि पोलिनेशन बहुत तरह का होता है। सेल्फ पोलिनेशन भी होता है, क्रॉस पोलिनेशन भी होता है। सेल्फ का मतलब क्या होता है? एक ही फूल आपको पुष्प में, जबकि क्रॉस क्या होता है? अलग अलग पुष्पों में। तो जैसे कि कीटों का बात करते हैं, तो कीट एक फूल से क्या होता है कि आपको जो आपका पोलन ग्रेन्स होता है उसको लेकर के दूसरे पुष्प पर जाता है। वैसे ही कभी कभी हवा के द्वारा जाता है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे हाथों के द्वारा जाता है, हाथियों के द्वारा जाता है। तो बहुत सारे जंतु ऐसे होते हैं जो पोलिनेटर, देखिए पोलिनेशन करवाते हैं, यानी कि पुष्पों को पोलिनेशन करवाने के लिए भी अन्य जीवों की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं। अब आता है आपका इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, यानी कि अंतर जातीय अंतरक्रियाएं, अर्थात दो भिन्न जातियों के बीच में होने वाली अंतरक्रियाएं किसी एक जाति या दोनों जाति के लिए लाभदायक या हानिकारक या उदासीन हो सकती है। यानी कि जब अंतर जातीय अभिक्रियाएं होती है तो उसमें से किसी एक जाति को या तो फायदा हो सकता है, ठीक है, या दोनों को क्या हो सकता है? फायदा हो सकता है। किसी एक को हानि हो सकता है या दोनों को हानि हो सकता है, या फिर उदासीन भी रह सकता है। देखिए लाभदायक अंतःक्रिया के लिए हम लोग किससे दिखाते हैं? तो प्लस से दर्शा रहे हैं। जबकि हानिकारक के लिए किससे दिखा रहे हैं? तो माइनस से दिखा रहे हैं। जबकि अगर बात करते हैं उदासीन का, तो उदासीन को किससे दिखा रहे हैं? जीरो से दर्शा रहे हैं, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा कि समष्टि पारस्परिक क्रियाओं के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए कि एक जाति क्या है? ए है, और एक जाति क्या है? बी है। एकदम इसको याद करना, ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो समष्टि जो पारस्परिक जो क्रियाएं हैं, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा कि देखिए जो सहकारिता जो होती है, यानी कि जो आपका म्यूचुअलिज्म जो होता है, इसमें क्या होता है? मान के चलिए कि जाति ए और जाति बी है, तो क्या इसमें किसी एक को फायदा हो रहा है या दोनों को फायदा हो रहा है? तो आपको समझना है कि जो सहकारिता जो होता है, सहकारिता का मतलब क्या होता है कि इसमें दोनों जाति को क्या होगा?
फायदा होता है, लाभ होता है। जबकि जहां पर कंपटीशन होता है, जहां पर स्पर्धा होती है, वहां पर दोनों जातियों को क्या होता है, नुकसान होता है। तो धीरे धीरे पॉइंट को समझना है। जहां पर परभक्षिता होगी, परभक्षिता, याद रखिएगा, वहां पर किसी एक जाति को प्रॉफिट होगा तो किसी एक जाति को लॉस होगा। जहां पे परजीविता होगा, वहां पर भी किसी एक जाति को प्रॉफिट होगा, किसी एक जाति को लॉस होता है। जहां पर सहभोजिता होता है, वहां पे क्या होता है, किसी एक जाति को लाभ होगा और किसी एक जाति के लिए उदासीन होगा। तो ये 5 कंडीशन ऐसा है जो आपको याद रखना है, जिसमें सबसे पहले आता है सौहार्दकारिता। सौहार्दकारिता में क्या होता है, दोनों जातियों को लाभ होता है। स्पर्धा यानी कि कंपटीशन में क्या होता है, दोनों जातियों को नुकसान होता है। जबकि अगर बात करते हैं हम परभक्षिता का, तो परभक्षिता में किसी एक को प्रॉफिट तो किसी एक को क्या होता है, नुकसान होता है, लॉस होता है। परजीविता में भी क्या होता है, किसी एक को प्रॉफिट तो किसी एक को नुकसान होता है। लेकिन सहभोजिता का अगर बात करते हैं तो सहभोजिता में किसी एक को प्रॉफिट होगा तो किसी एक को क्या होगा, यहां पर नुकसान नहीं होकर उदासीन रहेगा, ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस। अब आगे समझते हैं समष्टि अंतर क्रियाओं के बारे में। जो सबसे पहला था आपका परभक्षिता को समझते हैं। परभक्षिता में क्या था, किसी एक को प्रॉफिट होता है तो किसी एक को नुकसान होता है। अब ये समझते हैं बढ़िया से इसको लैंग्वेज में, कि यदि पादपों के द्वारा भोजन तैयार किया जाता है एवं उसे खाने के लिए जंतु नहीं होते हैं, तो पादपों के द्वारा भोजन के रूप में संग्रहित ऊर्जा का क्या होता है, हास यानी कि नुकसान होता है। क्लियर यहाँ पर कि क्या हो रहा है, कि मान के चलिए कि कोई पादप अपना भोजन को तैयार किया, लेकिन उस भोजन को खाने के लिए कोई जीव नहीं है, कोई जंतु अगर नहीं है, तो क्या होता है कि भोजन के रूप में जो ऊर्जा संग्रहित हो रही है उसका क्या होता है, नुकसान होता है। ये क्या है आपका, तो समष्टि यानी कि सॉरी आपका परभक्षिता का ये आपका मतलब है, ये उदाहरण है आपको। ठीक है, देखिए परभक्षिता, परभक्षिता ऊर्जा को उच्च पोषक स्तरों तक, उच्च पोषक स्तरों तक स्थानांतरण करने का एक तरीका है। आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि पोषण को या सॉरी ऊर्जा को उच्च पोषक स्तर तक स्थानांतरित करने का निम्न में से कौन सा एक तरीका है, तो याद रखिएगा परभक्षिता। परभक्षिता, परभक्षिता एक जीव दूसरे जीव का भक्षण कर लेता है, इसे ही क्या कहते हैं, परभक्षिता कहते हैं। क्या होता है कि जब एक जीव क्या करता है, दूसरे जीव का क्या करता है, भक्षण करता है। जब एक जीव क्या करता है कि दूसरे जीव का भक्षण कर लेता है, तो इसे क्या कहते हैं, परभक्षिता कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान के चलिए कि शेर, एक तरफ क्या है, शेर है, एक तरफ क्या है, हिरन है। तो शेर को क्या कहते हैं, शिकारी है, और हिरन क्या है, शिकार है। तो यहाँ पे परभक्षिता में क्या होता है कि किसी एक जाति को लाभ हो रहा है, जो शिकार करेगा उसे लाभ हो रहा है, जो शिकार होगा उसे हानि होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि परभक्षिता में किसी एक जाति को प्रॉफिट क्यों हो रहा है और किसी एक जाति को लाभ क्यों हो रहा है। ठीक है, सभी बातों को ध्यान से सुनना है। देखिए शाकाहारी जीव जो पादपों को खाते हैं, क्या वो भी परभक्षी हैं, तो हाँ, याद रखिएगा कि वो भी एक प्रकार का क्या है, परभक्षण ही है। क्या है, वो भी एक तरह का परभक्षण ही होता है। एक चिड़िया जो दाना चुगती है, वो भी क्या है, एक प्रकार का परभक्षण ही होता है। तो याद रखिएगा, चाहे वो शाकाहारी हो चाहे वो आपका मांसाहारी हो, परभक्षण होता ही है। ठीक है, जैसे कि शेर हिरन को खा रहा है, परभक्षण हुआ, तो यहाँ पे शेर को क्या हो गया, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हिरन का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो परभक्षण में क्या होता है, किसी एक जाति को लाभ होता है तो किसी एक जाति को नुकसान होता है। परभक्षी एक तरह से ऊर्जा स्थानांतरण करने का एक चैनल की तरह कार्य करता है। क्लियर है, तो क्या आप देख रहे हैं कि शेर अगर हिरन को खा रहा है तो वो क्या किया कि हिरन से एनर्जी को क्या किया, स्थानांतरित किया अपने तक। तो क्या हुआ कि यह एक तरह का चैनल है। क्या है, एक तरह का चैनल है। किस लिए, ऊर्जा का स्थानांतरण करने के लिए। किस लिए, ऊर्जा का स्थानांतरण करने के लिए। साथ ही परभक्षी, अब एक चीज और समझिए, जैसे कि हिरन क्या करता है, हिरन शाकाहारी है, हिरन
पेड़ पौधों को खाया। जो तो समझिएगा कि पेड़ पौधों से जो एनर्जी था वो कहाँ गया, हिरन में गया। हिरन को खाया शेर, तो शेर तक क्या गया, वो एनर्जी शेर तक ट्रांसफर हुआ। यानी कि पादप से हिरन, हिरन से शेर। साथ ही परभक्षी शिकार जातियों के घनत्व पर भी नियंत्रण रखते हैं। यदि परभक्षण ना होता तो शिकार जातियों की संख्या घनत्व बहुत बढ़ जाती तथा इकोसिस्टम में बहुत अधिक अस्थिरता आ जाती। ठीक है, यानी कि परभक्षण भी जरूरी किस लिए है, तो इकोसिस्टम के घनत्व को बनाए रखने के लिए परभक्षण जरूरी है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इकोसिस्टम के घनत्व को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, तो परभक्षण जरूरी होता है। ठीक है, यानी कि जो शिकार जाती है उसकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो इसमें भी क्या होगा, इकोसिस्टम में क्या हो जाएगा, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। उदाहरण के लिए अगर बात करते हैं अगर हम कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में क्या होता है कि किसी विदेश राज यानी कि एक्जोटिक जाति के आ जाने से वह प्रजाति बहुत कुछ ही समय में बहुत अधिक फैल जाती है एवं उसे नियंत्रित करने में दिक्कत आती है। अब इसको हम समझाने के लिए आपको उदाहरण लेंगे ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्या था कि कैक्टस की कमी थी। क्या थी, कैक्टस की कमी थी। तो 1920 का बात है कि ऑस्ट्रेलिया में कैक्टस की एक जाति को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। किस लिए, ऑस्ट्रेलिया में कैक्टस की जाति को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो वो जो आपका विदेशी जाति थी, तो याद रखिएगा कि जो विदेशी जाति होती है अपना संख्या को बहुत जल्द फैलाती है। तो क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में वो लाखों हेक्टेयर भूमि पर बहुत ही कम समय में फैल गई थी, जो कि उसे हटाना असंभव सा लग रहा था। किसको, जो कैक्टस लाया गया था, क्योंकि उस क्षेत्र में क्या था, कैक्टस की विदेश जाति पर नियंत्रण रखने वाला कोई नहीं था। मतलब क्या है कि उसका परिभक्षण करने वाला कोई भी नहीं था। इस कैक्टस को ऑस्ट्रेलिया में नियंत्रित करने के लिए वैज्ञानिकों को इस कैक्टस प्रजाति के मूल स्थान से इस पर फीड करने वाले सलभ यानी कि मौत को ऑस्ट्रेलिया में लाना पड़ा, तब कहीं जाकर कैक्टस को नियंत्रित किया जा सका। तो ये एक एग्जाम्पल था आपका जिसको समझना है कि जो विदेशी जाति होती है उसको नियंत्रित करने वाला भी एक चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो क्या होता है कि उसका घनत्व तो क्या होता है, काफी बढ़ जाता है उस एरिया में। परभक्षण जातियों के मध्य स्पर्धा को रोकता है एवं जातीय विविधता यानी कि डायवर्सिटी को बनाए रखता है। तो ये भी याद रखिएगा कि जातियों के मध्य स्पर्धा को कौन रोकता है, तो परिभक्षण जो होता है, यह परिभक्षण ही क्या करता है कि जातियों के मध्य स्पर्धा को रोकने का काम करता है। उदाहरण के लिए समझिएगा कि उत्तरी प्रशांत तट पर एक चट्टानी अंतर्ज्वारीय क्षेत्र में क्या था, तो आपको पाइसेस्टर तारमीन था उसको हटा दिया गया था। ये एक जीव होता है पाइसेस्टर तारमीन, क्या होता है, जीव होता है पाइसेस्टर तारमीन, उसको हटा लिया गया था। उसको हटाने से क्या हुआ वो एक तरह का क्या है, तो तारा मछली होता है। तो इस तारा मछली को हटाने से क्या हुआ कि कुछ ही समय में क्या हुआ कि लगभग अगर देखा जाए तो बहुत सारी मतलब 10 प्रकार की प्रजातियां क्या हो गई, विलुप्त हो गई। किस लिए, आपसी स्पर्धा के कारण। तारा मछली क्या करती थी कि उस एरिया में उस स्पर्धा को क्या करती थी, खत्म करती थी, क्योंकि वह बहुत सारे प्रजातियों को क्या करती थी, उसका भक्षण कर लेती थी तारा मछली, जिससे क्या होता था कि आपसी स्पर्धा नहीं होता था। लेकिन तारा मछली को जैसे ही वहां से हटा लिया गया तो क्या हो गया कि जो प्रजातियां बची उसमें क्या हो गया, आपसी स्पर्धा बढ़ गई, जिसके कारण लगभग 10 प्रजातियां विलुप्त हो गई। अब समझते हैं परभक्षी के बारे में कि यदि अधिक शक्तिशाली है, मान के चलिए कि परभक्षी अगर क्या है, अधिक शक्तिशाली है लेकिन फिर भी विवेकशील होता है, अर्थात एक दक्ष शक्तिशाली परभक्षी कभी भी अपने शिकार जाति जिससे वह भोजन प्राप्त करता है उसका अतिदोहन नहीं करता है। इस बात को समझने के लिए देखिए एक उदाहरण है कि जैसे शेर,
जंगल में क्या करता है, लिमिटेड ही शिकार करता है। उसे जब भूख लगती है तभी वो शिकार करता है। मान के चलिए कि अगर वो क्या करेगा, अनलिमिटेड शिकार करते मतलब कि चला जाएगा, तो फ्यूचर में क्या होगा कि उसको भोजन मिलने में दिक्कत होगा। तो जो शिकारी जाति होता है वह क्या होता है, काफी विवेकशील होता है। क्या होता है, काफी विवेकशील होता है। वह जानता है कि क्या करना है, कि किस टाइम पे शिकार करना है। ठीक है, शिकार जातियां भी शिकारी से बचने के लिए अपने भीतर अनेक परिवर्तन करती है, अनेक परिवर्तन करती है। जैसे कि बहुत सारा जीव क्या होता है कि अपने रंग को बदल लेता है। जैसे कि मेढक व कई कीट शिकारी से बचने के लिए छद्मावरण छद्मावरण को दर्शाते हैं, अर्थात रंग बदलते हैं। ठीक है, एक मोनार्क तितली का नाम सुने होंगे आप लोग। किसका, मोनार्क तितली का। तो मोनार्क तितली का जो स्वाद होता है काफी खराब होता है। ठीक है, इस खराब स्वाद के कारण ही क्या होता है, कोई इसका शिकार नहीं करता है, क्योंकि इसका टेस्ट क्या होता है, काफी बेकार होता है। देखिए, जो शिकारी होता है वह उतना भी उतावला नहीं होता है कि वह खराब से खराब स्वाद वाले भी जीव को क्या करता है, शिकार कर ले और उसे खा ले। तो जो मोनार्क तितली है, इस शिकारी से बचने के लिए क्या करती है, अपने अंदर केमिकल चेंज करती है। वो केमिकल चेंज कैसे होता है, तो मोनार्क तितली के पास एक यह जो रसायन होती है, यह लार्वल अवस्था, जब उस तितली का क्या आता है, लार्वल अवस्था जो जब आता है, तो खरपतवार, एक प्रकार का खरपतवार पाया जाता है जिसको वह खा लेती है, जिसके कारण उसके अंदर एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस होता है जो उसके भीतर क्या करता है, स्वाद को बिगाड़ देता है। जैसे ही उसको कोई खाता है या उसका शिकार करता है तो उसका टेस्ट बिगड़ जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि लगभग 25% कीट जो होते हैं वह फाइटोफेगस होते हैं, पादप भक्षी होते हैं, एवं पादपों के रस तथा अन्य उत्पाद प्राप्त करते हैं। इसलिए ये सभी कीट भी परभक्षी श्रेणी में ही आते हैं। याद रखिएगा, पादप जंतुओं की तरह अपने आप को शिकारी से बचाने में भाग नहीं सकते हैं। इसलिए पादप अपने शरीर में क्या करते हैं, आकारीय यानी कि मॉर्फोलॉजिकली क्या करता है, रासायनिक परिवर्तन करते रहते हैं। क्लियर है यहां तक? तो ये समझ में आ गया कि परभक्षण क्या होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जैसे बात करते हैं कैक्टस का बात करते हैं, चाहे बबूल का अगर बात करते हैं, तो इन सभी में शिकारियों से सुरक्षा करने के लिए क्या होता है, कांटे पाए जाते हैं। इसी प्रकार कुछ जीव में ऐसे रासायनिक पदार्थ विकसित किए जाते हैं जो दूसरे जीवों के लिए क्या होते हैं, घातक होते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं आकड़ा का या मदार का, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, कैलोट्रोपिस बोलते हैं, को कोई भी जीव नहीं खाता है, क्योंकि इस पादप में क्या होता है, तो कैरिडिक आपका ग्लाइकोसाइड्स पाया जाता है। ये क्या होता है, तो ये एक तरह का ऐसा केमिकल है जिसको खाने पर क्या होता है कि दूसरे जीव या तो बीमार पड़ जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा पादपों में जो अफीम होता है, जो कुनैन होता है, जो निकोटिन जो पाया जाता है, आदि रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जिसके कारण दूसरे जीव उन पादपों को नहीं खाते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो आज का जो टॉपिक था वो पूरी आपका क्या था, परभक्षण पे था। किस पे था, परभक्षण पे था। आप समझ चुके हैं कि परभक्षण क्या होता है। तो आज का वीडियो को यहीं तो रोकते हैं, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, और आज आपका 5वां वीडियो खत्म होता है। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।